बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम यूरोपियन हिस्ट्री का एक नया चैप्टर स्टार्ट करने लगे थे, जिसको हम बोलते हैं ओरिजिन ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वार। इसमें हम फर्स्ट वर्ल्ड वार कैसे स्टार्ट होती है, उसका ओरिजिन कैसे था, उसकी काजेज क्या थी, फिर उसका पूरा कोर्स के वार कहाँ कहाँ पे लड़ी गई, किन किन स्टेट्स के दरमियान लड़ी गई, और एट द एंड के उसके कंसिक्वेंसेस क्या थे, व्हाट वाज द रिजल्ट ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वार। ओके, यहाँ पे दो चीजें हम मर्ज करके इकट्ठे एक साथ लेके चलेंगे। कौन कौन सी चीजें होंगी भला? वो एक ये कि हमने पिछला चैप्टर जो पढ़ा था यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी, वहां पे बिस्मार्क का रोल पड़ा, यूनिफाई हो गया 1871 में, जर्मनी जो है यूनिफाई हो गया। उसके बाद बिस्मार्क कुछ अपनी पॉलिसी बनाता है। वो पॉलिसी क्यों बनाता है, उसकी पॉलिसी क्या थी, उसकी डिप्लोमेसी क्या थी, उसका अलायंसेस सिस्टम क्या था, तो उसका फर्स्ट वर्ल्ड वार पे क्या इम्पैक्ट था, अच्छा उसके मुकाबले में कौन कौन से अलायंसेस बने, ये सारा हम यहाँ पे देखेंगे, तफसील के साथ इसको पढ़ेंगे। पहले हम उसी पिछले चैप्टर्स को कनेक्ट करेंगे इसके साथ, जब हमने देखा कि बिस्मार्क ने फ्रांस के साथ वार करके 1870s में 70 में स्टार्ट हुई, 71 में एंड हुई, तो तब वहां पे उन्होंने अपनी विक्ट्री सेलिब्रेट की इन द हॉल ऑफ मिरर। तो उसके बाद हम यहाँ पे देखते हैं कि फ्रांस उसका एनिमी है, क्योंकि उसने फ्रांस को हरा के ही अपनी यूनिफिकेशन कंप्लीट की। तो अब बिस्मार्क हर जगह पे फ्रांस को आइसोलेट कर रहा है। अपनी जितनी भी उसने पॉलिसीज बनाई, जितनी भी उसने, चाहे वो फॉरेन थी चाहे वो इंटरनल थी, तो मरकज ये था कि फ्रांस को हमेशा से आइसोलेट करके रखो ताकि वो मुकाबले में आ ही ना सके। दूसरी स्टेट्स के साथ अच्छे डिप्लोमेटिक रिलेशंस रखे गए, अलाइंसेस सिस्टम, कुछ सीक्रेट अलाइंसेस रखे गए जो बाद में फर्स्ट वर्ल्ड वार की कुछ कॉजेज भी बने। अच्छा, देखते हैं यहाँ पे पहले उन्हीं के फॉर्मेशन ऑफ अलाइंसेस। ये कौन से अलाइंसेस हैं? वही अलाइंसेस हैं जो जर्मनी है, जर्मनी ने दूसरे स्टेट्स के साथ बनाए हैं, खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए या फिर अपनी एनिमी स्टेट्स को आइसोलेट करने के लिए। यहाँ पे हम देखते हैं कि बैलेंस ऑफ पावर चेंज हो जाता है यूरोप के अंदर। अब जितनी भी इंटरनेशनल डिप्लोमेसी है, अब वो जर्मनी के थ्रू हो रही है। अब पहले हम देखते हैं कि नेपोलियन एरा में नेपोलियन सेंटर था, फ्रांस सेंटर था इंटरनेशनल डिप्लोमेसी का। इससे पहले ब्रिटेन था। बाद में हम देखते हैं ऑस्ट्रिया आ जाता है इंटरनेशनल डिप्लोमेसी का मरकज। तो अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी के बाद बिस्मार्क है, बिस्मार्क की डिप्लोमेसी है, उसी की पॉलिसी चल रही है। अब इंटरनेशनल डिप्लोमेसी पॉलिटिक्स जो भी हो रही है थ्रू जर्मनी हो रही है। जर्मनी उसमें सेंट्रल स्टेट है, उसी की मर्जी से फैसले हो रहे हैं, वही ऐसे समझ लें कि सुपर पावर ऑफ द वर्ल्ड है। इंट्रोडक्शन में अब हम देखते हैं इन्हीं अलाइंसेस के। अब हम टॉपिक याद रखिएगा, ओरिजिन ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वार वैसे हमने स्टार्ट किया हुआ, तो क्योंकि ये उसकी काजेज में आता है कि ये क्यों ओरिजिन हुआ इसका फर्स्ट वर्ल्ड वार का, तो उसमें बेसिकली जो रोल है वो बिस्मार्क की पॉलिसी का है, बिस्मार्क की फॉरेन पॉलिसी का है, या उसकी इंटरनल पॉलिसी का है, या डिप्लोमेसी का है। तो अब यहाँ पे उन्हीं के बिस्मार्क ने जो अलायंसेस बनाया दूसरी स्टेट्स के साथ, नेबरिंग स्टेट्स के साथ, उन्हीं को डिस्कस करना हमने। अच्छा, पहला इंट्रोडक्शन हम देखते हैं कि बैलेंस ऑफ पावर चेंज हो जाता है, और ये कि इंटरनेशनल जो डिप्लोमेसी है अब वो जर्मनी के थ्रू हो रही है। फिर हम देखते हैं कि इसका जो ऑब्जेक्टिव, बिस्मार्क का जो ऑब्जेक्टिव था फॉरेन पॉलिसी का, वो क्या था। ऑब्जेक्टिव ऑफ फॉरेन पॉलिसी ऑफ बिस्मार्क ये था, सबसे पहले कि फ्रांस को आइसोलेट करके रखना है। ये जो फ्रांस है इसको अब आइसोलेट करके रखना है, इसको कमजोर रखना है, इसका किसी के साथ अलायंस नहीं बनने देना, किसी के साथ दोस्ती नहीं बनने देनी, फ्रांस को अब राइज नहीं करने देना, फ्रांस को जितना हो सके अब कमजोर करके रखना है। ये पहला ऑब्जेक्टिव था। मेंटेनेंस ऑफ गुड रिलेशंस बिटवीन ऑस्ट्रिया एंड रशिया। ऑस्ट्रिया और रशिया के दरमियान इस इरा में
जो रिलेशंस हैं वो डिटेरियोरेट होते हैं, रिलेशंस कुछ हद तक बिगड़ जाते हैं। क्यों बिगड़ते हैं, उसके पीछे एक दो रीजंस हैं। जो रशिया है वो ऑस्ट्रिया को 1848 के रेवोल्यूशन में सपोर्ट करता है। वहां पे जब जो रेवोल्यूशनरी फोर्सेस थी वो डोमिनेट कर रही थी हंगरी के अंदर, ऑस्ट्रिया के अंदर, तब रशिया अपनी आर्मी भेज के उनको सुप्रेस करता है और अच्छी टर्म्स रखता है ऑस्ट्रिया के साथ। लेकिन जब वार ऑफ क्रीमिया होती है, रूसो टर्किश वार, या जब रशिया की ओटोमन एम्पायर के साथ टर्किश के साथ वार होती है, रूसो टर्किश वार, तो फिर वार ऑफ क्रीमिया है, तो वहां पे जो ये है डिप्लोमेसी कर जाता है ऑस्ट्रिया उसकी हेल्प नहीं करता। तो इनके इस टाइम पीरियड में जो रिलेशंस हैं वो बेएतबारे से हैं, वो ट्रस्ट डेफिसिट है। अब वो एक दूसरे पे एतबार नहीं कर रहे, अब वो ट्रस्ट नहीं कर रहे, रिलेशंस नहीं बढ़ा रहे, तो एक किस्म की खींचातानी है। अच्छा, एक ये हो गई कि इन दोनों स्टेट्स के दरमियान अच्छे रिलेशंस कायम रखना। क्यों कायम रखना? ताकि रूस जो है, रशिया जो है, उसके फ्रांस के साथ अच्छे रिलेशंस ना बन सकें, क्योंकि ऑस्ट्रिया तो हमेशा जर्मनी के साथ खड़ा था, क्योंकि अब न्यू जो स्टेट्स बनी, यूनिफिकेशन हुई, तो वो अब जर्मनी है। पहले, इससे पहले जर्मन कॉन्फेडरेशन थी या प्रूशिया था मेन पावर, अब जर्मनी है, प्रूशिया से जर्मनी हो गया। अच्छा, ताकि रशिया फ्रांस के साथ ना मिल सके, और दूसरा कि स्ट्रेंथन द फोर्सेस ऑफ कंजर्वेटिज्म एंड एंटी रेवोल्यूशन, क्योंकि बिस्मार्क लिबरलिज्म के, डेमोक्रेटिक मूवमेंट्स के, कॉन्स्टिट्यूशंस के, मतलब जितनी भी नई आइडियाज थे, नई सोचें थी, ठीक है ना, मूवमेंट्स थी, लिबरल मूवमेंट्स थी, मॉडर्न मूवमेंट्स थी, डेमोक्रेटिक मूवमेंट्स थी, उन सब के, सेकुलर मूवमेंट्स थी, लिटरेरी मूवमेंट्स थी, उन सब के खिलाफ था। तो एक कंजर्वेटिव था, तो ये अब भी उसी असूल पे कायम था, तो उस सिस्टम को ये बढ़ा रहा था। अब जो ऑब्जेक्टिव 3 है, फ्रांस को आइसोलेट करना, ऑस्ट्रिया और रशिया के साथ रिलेशन अच्छे रखना, ताकि रशिया फ्रांस के साथ अलायंस ना बना ले, क्योंकि उसने फ्रांस को तो वीक रखना है, आइसोलेट रखना है। दूसरा ये कि कंजर्वेटिज्म जो है, या एंटी रेवोल्यूशनरी जो उसकी पॉलिसी है, उसको मजीद स्ट्रेंथन करना। अच्छा, इसकी अब फॉरेन पॉलिसी में चैलेंजेस कौन कौन से हैं? लेट्स सी द चैलेंजेस ऑफ फॉरेन पॉलिसी ऑफ बिस्मार्क। पहला है इंस्टेबिलिटी ऑफ फ्रांस, क्योंकि फ्रांस में रेवोल्यूशन आता रहता है, जिसकी वजह से कुछ मैटर्स जो हैं वो कॉम्प्लिकेट मैटर्स पैदा होते हैं जर्मनी के लिए। एक ये, दूसरा ये कि फ्रांस अब जर्मनी के खिलाफ है, क्योंकि फ्रांस को हराया जर्मनी ने, प्रूशिया ने हराया, बिस्मार्क ने हराया। तो अब जो ये फ्रांस है ये आइसोलेट है, तो सबसे पहले यही कि फ्रांस को आइसोलेट रखना है। चैलेंज ये है कि उसको किस तरह आइसोलेट रखना है, उसके साथ कोई और अलायंस ना बना ले। तो लेकिन ये इसकी जो लीडरशिप थी फ्रांस की, वो बड़ी अग्रेसिव थी, जज्बाती थी, तो बिस्मार्क इस चीज का बड़ा फायदा उठाता रहा। 1875 में भी उसने उठाया, फिर आगे 1887 में भी उसने इसी चीज का फायदा उठाया कि अग्रेसिव जो इसके लीडरशिप थी या मिलिट्री माइंडसेट था उनका, उसको उसने अपने दिमाग के जरिए काउंटर किया और उनको, उनकी जज्बातियत का उसने फायदा उठाया। अच्छा, एक उसके पास सामने चैलेंज ये था फ्रांस वाला, दूसरा स्लेव नेशनलिज्म था। स्लेव नेशनलिज्म हम कहते हैं वो जो टर्किश एम्पायर थी, जिसको सिक मैन ऑफ द यूरोप भी बोला जाता है, वहां के जो स्लेविक पीपल थे वो अब राइज कर रहे थे, वो कहते थे कि अब हमें आजाद होना चाहिए, ठीक है ना। तो उनमें जो स्टेट्स थी आपस में, वो अब चाहते थे कि हमें इंडिपेंडेंस मिले, इंडिपेंडेंस मिले, इंडिपेंडेंस मिले। तो कुछ एरियाज ऑस्ट्रिया के पास हैं, कुछ पे रशिया का इन्फ्लुएंस है। ऑलमोस्ट ऑल द टेरिटरी ऑफ स्लेविक पीपल इज अंडर टर्किश एम्पायर। तो टर्किश पीपल जो है, टर्किश लीडरशिप जो है, उनके अंडर है। तो यहाँ पे इन लोगों में जो नेशनलिज्म की मूवमेंट स्टार्ट होती हैं, तो इसको किस तरह सेटल किया जाए। तो
इसकी वजह से जो अनरेस्ट आ रहा था ऑस्ट्रिया के दरमियान, अच्छा, और रशिया के दरमियान, बाल्कन में जो एक थ्रेट था स्टेबिलिटी का, अच्छा, रशिया और ऑस्ट्रिया के जो रिलेशंस थे डिटेरियोरेट हो रहे थे, इस सब को हैंडल करना। इसका जो थर्ड चैलेंज है इंपीरियलिज्म है। इंपीरियलिज्म क्या है? दूसरी स्टेट्स के अंदर कॉलोनीज बनाना, दूसरे जो कॉन्टिनेंट्स हैं उनके अंदर कॉलोनीज बनाना फॉर द पर्पज ऑफ इकोनॉमिक गेन्स। अच्छा, ये इकोनॉमिक गेन्स के लिए इन्होंने इंपीरियलिज्म को भी हैंडल किया। पहले ये बात वाजे करता चलूं कि पहले जर्मनी जो था इसका कोई इरादा नहीं था कॉलोनीज बनाने का, लेकिन बाद में इसके जो अपने लोग थे, इंडस्ट्रियलिस्ट थे स्टेट के अंदर, उनके प्रेशर की वजह से, उनकी डिमांड की वजह से बिस्मार्क को कॉलोनीज भी, इंपीरियलिज्म की पॉलिसी भी एडॉप्ट करना पड़ी। पब्लिक ओपिनियन जो था उसको भी हैंडल करना। कौन सा पब्लिक ओपिनियन? के जो जर्मन है, दे आर द ब्रेव पीपल, दे आर द लेजेंड पीपल, दे आर द हीरोइक नेशन, दे आर द ब्रेव पीपल। तो उनका एक जो प्रेस्टाइज था, ठीक है ना, ये कभी भी सफर ना हो, ये ऑब्जेक्टिव था बिस्मार्क का, कि जो जर्मन नेशन है हमेशा से इनका जो मोरल है या इनकी जो रिस्पेक्ट है, एक लेवल है, वो बरकरार रहे दुनिया के अंदर। तो ये एक और चैलेंज था। अब 5 चैलेंज, यहाँ पे 4 चैलेंजेस हमने पढ़े। फ्रांस का इशू, स्लेविक नेशनलिज्म का इशू, इंपीरियलिज्म का इशू, और पब्लिक ओपिनियन जिसको हम बोलते हैं जर्मन प्रेस्टाइज को कायम करना। ये चैलेंजेस थे। हमने पहले ऑब्जेक्टिव पढ़े, अब चैलेंजेस पढ़े। अब बिस्मार्क का हम अलायंस सिस्टम देख रहे हैं कि उसने इन चीजों को हासिल करने के लिए किस किस के साथ अपने अलायंस बनाए। लेट्स सी। पहले उसने एक एग्रीमेंट, तो इसको नहीं बोलते, जैसे हम बोलते हैं याददाश्त। आपने देखा होगा कि याददाश्त पे दस्तखत करते हैं, एक आइडिया होता है, उस पे तमाम लोग जो होते हैं अग्री होते हैं। तो ये एक लीग, इसको बोलते हैं 3 एम्परर्स लीग, 1873 में होती है, ऑस्ट्रिया, रशिया और जर्मनी के दरमियान। ये कोई ट्रीटी नहीं थी, कोई अलायंस नहीं था, लेकिन ये एक याददाश्त थी। क्या थी? कि ये तीनों स्टेट्स, ऑस्ट्रिया, रशिया और जर्मनी, ये आपस में फ्रेंडली रिलेशंस रखेंगे, कॉर्डियल रिलेशंस रखेंगे, ठीक है ना, लेकिन इस शर्त पे कि अगर फ्रांस पे अटैक होगा तो रशिया न्यूट्रल नहीं होगा। लेट्स सी, मैं आपको बेहतर है कि मैप के जरिए दिखाऊं ताकि आपको समझ आ सके। ये मेरे पास बुक है HL पीकॉक की, द हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न यूरोप, बुक का नाम है। कोशिश कर रहा हूं कि मैप नजर आ जाए। हाँ, ये आ गया। ये मैप हम पहले भी कई मरतबा आप लोगों को दिखा चुके हैं। अब ये फ्रांस है हमारे पास, अब ये जो इरा है ये सारा जर्मनी है, ये नीचे ऑस्ट्रिया है, ठीक है ना, ये रशिया है। अब ये जर्मनी, ये ऑस्ट्रिया और ये रशिया, ये मिलके अलायंस बना रहे हैं। अब किस तरह, जो अब हम देखते हैं कि पहला अलायंस कौन सा है, 3 एम्परर्स लीग्स, तीनों एम्परर हैं, जर्मनी का भी, ऑस्ट्रिया का भी और रशिया का भी। ये मिलके एक लीग बनाते हैं कि एक दूसरे के साथ फ्रेंडली रिलेशंस रखेंगे, कोऑर्डिनेट करेंगे, कोऑर्डिनेशन करेंगे। लेकिन अगर मामला फ्रांस का आया, इनकी लड़ाई कोई फ्रांस से हुई, तो रशिया न्यूट्रल नहीं होगा। इस शर्त के ऊपर, जर्मनी की और ऑस्ट्रिया की अगर लड़ाई फ्रांस से होती है तो रशिया न्यूट्रल नहीं होगा, रशिया विल नॉट बी न्यूट्रल। ओके, एक हो गया हमारे पास। अब हमने सिर्फ एक रिलेशन को पढ़ लिया, इसके अलायंस को पढ़ लिया। बिस्मार्क का दूसरा अलायंस है डुअल अलायंस, 1879 में ये है। पहला 1873 में आया, दूसरा 1879 में, अलायंस विद ऑस्ट्रिया। अच्छा, अब जर्मनी का दूसरा अलायंस जो है ऑस्ट्रिया से बन रहा है। ये दोनों का अलायंस क्या है, ये जरा देखते हैं। म्यूचुअल
neutrality of both states if any kind of attack by another state except Russian aid. ओके कि ये जो स्टेट्स हैं, ये जर्मनी और ऑस्ट्रिया, ये न्यूट्रल रहेंगी अगर इनकी किसी दूसरी स्टेट के साथ वार होती है। इट मींस क्या हो रहा है, जर्मनी की ये जो सदर्न साइड है ये अब महफूज हो रही है, क्योंकि इस तरफ से तो अटैक ही नहीं होना, क्योंकि ये अलायंस बनाएंगे नहीं। और इसी तरह ऑस्ट्रिया की जो नॉर्दर्न साइड है ये मजबूत हो रही है और प्रोटेक्ट हो रही है कि इस तरफ से अटैक नहीं होगा। लेकिन इसमें ये बात भी कही गई कि जो रशिया की हेल्प है वो ले सकेंगे, एक्सेप्ट रशियन अलायंस, रशियन हेल्प, रशियन फेवर्स। तो ये था हमारे पास द डुअल अलायंस। अब ये ऑस्ट्रिया के साथ अलायंस होता है, किसी भी स्टेट का कोई अटैक होता है तो दूसरी स्टेट उस पे न्यूट्रल रहेगी, ठीक है ना। अच्छा, आगे अब थर्ड है ड्राई-कैसर बॉन्ड। ये 1881 की बात है। रशिया उसी डुअल अलायंस में आ जाता है। ये जो डुअल अलायंस होता था इसी को रिन्यू करके अब रशिया को दोबारा इसमें ऐड किया जाता है। रशिया एंट्री आती है ड्यू टू रशियन डिजायर टू एस्केप आइसोलेशन। क्यों रशिया इस वक्त आइसोलेट है? रशिया के साथ 2 वार्स हो चुकी हैं। एक उसकी वार हुई क्रीमियन वार, दूसरी टर्किश एम्पायर से रूसो टर्किश वार हो जाती है। तो ये जो 2 वार्स होती हैं तो इसके बाद ये आइसोलेशन की पॉलिसी पे है, आइसोलेट किया गया इसको पूरी दुनिया में, इसके साथ कोई स्टेट नहीं है। तो ये आइसोलेट है तो ये अपनी आइसोलेशन को ख़त्म करने के लिए, उससे निकलने के लिए इसने ये अग्रीमेंट किया, ड्राई-कैसर बॉन्ड उसको बोलते हैं, 1881 में। और मैं कह दूं कि अगर ये डुअल अलायंस की अपडेशन है, अपग्रेडेशन है, तो ये बजा ना होगा, ये बेस्ट बात होगी, ये ऑथेंटिक बात होगी, ये उसी के हक में बात होगी कि ये डुअल अलायंस की ही अपग्रेडेशन है। देखें जरा मेन पॉइंट, इफ वन ऑफ 3 स्टेट्स एट वार विद द 4th अदर 2 वुड न्यूट्रल। चेक करें, 1, 2, 3, ये 3 स्टेट्स हैं। वो कहता है अगर इनमें से कोई भी स्टेट किसी 4th वन के साथ वार में होगी तो ये सब की सब न्यूट्रल होंगे। ये ना तो दूसरे को सपोर्ट करेंगी और ना ही एक दूसरे को सपोर्ट करेंगी, ये सिर्फ न्यूट्रल होंगी। ओके, मैंने आपको बता दिया, इफ वन ऑफ 3 स्टेट्स एट वार विद द 4th अदर 2 वुड न्यूट्रल, no change in Balkans without agreement or division of interest। ये जो बाल्कन रीजन है, ये वाला इलाका सारा, ये जो टर्किश एम्पायर है, ये इलाका, ये तब तक इसमें कोई तब्दीली नहीं होगी इंटरनेशनल पॉलिसी की, इंटरनेशनल लॉज की, जब तक हम अपने मामला तय नहीं कर लेंगे। ये जर्मनी, ऑस्ट्रिया और रशिया कह रहे हैं कि बाल्कन में कोई भी अगर तब्दीली होगी तो वो हमारी मर्जी के मुताबिक होगी, अगर हमारी मर्जी नहीं होगी तो तब्दीली नहीं लाई जाएगी। दैट इज द पॉइंट। 2 पॉइंट पढ़ लिए हमने। अब थर्ड पॉइंट है, ऑस्ट्रिया रिजर्व द राइट टू अनेक्स बोस्निया एंड हर्जेगोविना इन फ्यूचर। ऑस्ट्रिया को कहा गया कि 2 इलाके, एक कौन सा है, बोस्निया, और एक हर्जेगोविना, ये बाल्कन स्टेट्स के रीजन्स हैं, ठीक है ना। ये टर्किश एम्पायर का पार्ट है कि ऑस्ट्रियन एम्पायर को कहा गया कि अगर आप लोगों ने इन पे अटैक किया, इसको अनेक्स किया, तो दैट विल बी योर राइट। अब ये देखें कि सिक मैन ऑफ द यूरोप हम क्यों कहते हैं कि जंग से पहले ही अग्रीमेंट में एक दूसरे के साथ बता रहे हैं कि ये टर्किश एम्पायर का ये एरिया मेरा हो गया। ओके, ब्रिटेन क्लेम ऑफ फ्री पैसेज ऑल टाइम्स इन बाल्कन्स नॉट एक्सेप्टेबल and Ottoman Empire was warned not to agree to it. Austria then make alliance with Serbia and Romania 1881-1883. Let's see it, ये क्या है? ये जो पिछले हालात खराब हुए तो एक अग्रीमेंट होता है
जिसमें ये तय होता है कि ये जो बाल्कन का रीजन है, ये ब्लैक सी का रीजन, मेडिटेरेनियन, एजियन सी, एड्रियाटिक सी, ये जितने भी हैं, दैट विल बी न्यूट्रल इन वार टाइम, स्पेशली द रीजन नियर टू टर्किश एम्पायर, जिसको हम एजियन सी बोलते हैं, मेडिटेरेनियन बोलते हैं या ब्लैक सी बोलते हैं। वो कहता है कि ये जो रीजन है, बरतानिया ने, ब्रिटेन ने ये एग्रीमेंट करवाया था कि ये न्यूट्रल होगा पीस टाइम में, और कोई भी वारशिप इसमें से नहीं गुजर सकेंगी। तो अब इसी चीज को ये रिवाइव कर रहे हैं, ये जो ड्राई काजर बॉन्ड बोलते हैं, इनका एग्रीमेंट करते हैं, उसमें ये कह रहे हैं कि नहीं, बरतानिया की, ब्रिटेन की ये जो प्रपोजल है ये हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे। अच्छा, दोबारा इसको रिवाइज कर देते हैं। ब्रिटेन क्लेम ऑफ फ्री पैसेज ऑल टाइम्स इन बाल्कन्स, अब के ब्रिटेन का जो फ्री पैसेज है हर वक्त बाल्कन के अंदर, वो एक्सेप्टेबल नहीं होगा। एंड ओटोमन एम्पायर को जो है वार्न कर देते हैं कि अगर आपने बार बार ये हरकत की तो फिर आपको नतायज भुगतना पड़ेंगे। ऑस्ट्रिया देन मेक अलायंस विद सर्बिया एंड रोमानिया, सर्बिया और रोमानिया से अलायंस करके तो वही टेरिटरीज की तकसीम एक दूसरे के साथ अलायंस की, अगर जंग होती है तो हम एक दूसरे का साथ देंगे, दैट विल बी द अग्रीमेंट 1881 1883। ओके, अब ट्रिपल अलायंस की बात करते हैं। पहला हमारे पास था 3 एम्पायर लीग, ऑस्ट्रिया और रशिया, जर्मनी, इन्होंने कोर्डियल रिलेशन रखे थे। फिर 79 में, क्योंकि बाद में इनके रिलेशंस खराब होते हैं ऑस्ट्रिया और रशिया के, तो फिर ये डुअल अलायंस करते हैं जर्मनी और ऑस्ट्रिया। फिर 1881 में रशिया फिर शामिल होता है एग्रीमेंट के अंदर, ड्राई काजर बॉन्ड बोलते हैं उसको, और उसकी ये 4 मेन पॉइंट्स थे जो मैं आपको बता चुका हूं। फिर आते हैं द ट्रिपल अलायंस। ट्रिपल अलायंस क्या है, इसको जरा देखिएगा। इटलीज रिलेशन विद ऑस्ट्रिया वाज बैड, फ्रांस इस्टेब्लिश अ प्रोटेक्टोरेट ऑन ट्यूनिस, सो रिलेशंस ऑफ इटली डिटेरियोरेट विद फ्रांस। ओके, ये क्या होता है, ये नीचे इलाका है उसका अफ्रीका का, नॉर्दर्न अफ्रीका का, ट्यूनिस। ट्यूनिस में फ्रांस कहता है कि ये मेरा इलाका है, जब भी वार होगी, जब भी मैं चाहूंगा इसको एनेक्स कर लूंगा, ये टर्किश एम्पायर का हिस्सा है तो ये मैं ले लूंगा। लेकिन उसी चीज पे क्लेम करता था इटली भी, इटली कहता है ये इलाका मैं लूंगा। तो इस चीज पे इनकी जब रिलेशंस खराब होते हैं तो इटली जो है ये अब जर्मनी की तरफ आता है, ऑस्ट्रिया की तरफ आता है, रशिया की तरफ आता है। अब जब ये इनकी तरफ आता है तो आपको पता होगा, जब जो यूनिफिकेशन ऑफ हमने इटली पढ़ा था, हमने देखा था कि ऑस्ट्रिया के 2 प्रोविंसेस थे, कौन कौन से, लिम्बार्डी और वेनेशिया, जो के बाद में इटालियन टेरिटरी बनी, इटली की यूनिफिकेशन में मर्ज हो गए इटली के साथ। और वो कैसे हुए थे, वो इन्होंने ऑस्ट्रिया के साथ वार करके हासिल किए थे। एक वार में लैम्बार्डी फ्रांस की मदद से मिला था, और जो दूसरा है वेनेशिया, वो जर्मनी की मदद से, प्रूशिया की मदद से मिला था। तो ऑस्ट्रिया को वो इस पे गुस्सा था, इनके रिलेशंस अच्छे नहीं थे, क्योंकि ऑस्ट्रिया की जो टेरिटरी थी वो छीन ली गई थी, तो ये रिलेशंस खराब थे। तो ये उस वक्त की सूरत हाल थी। उस वक्त जो अग्रीमेंट होता है वो जरा देखते हैं। If Italy was attacked by France, Austria and Germany would go to her aid. कि अगर इटली पे कोई अटैक होगा, फ्रांस और रशिया, इटली पे अटैक होगा फ्रांस की तरफ से, तो ऑस्ट्रिया और जर्मनी उसकी मदद करेंगे। ये इटली है, इटली की अब ट्यूनिस के पॉइंट पे, ट्यूनिस की वजह से, ट्यूनिस जो एरिया था वहां पे इटली अपना क्लेम करता था, फ्रांस अपना करता था, तो रिलेशंस खराब हुए। रिलेशंस इस हद तक खराब हुए कि जंग की थ्रेट था, जंग का खतरा था। तो अब ये इनके साथ अग्रीमेंट करता है। तो अब ये देखें कि वो कहते हैं कि अगर इटली की वार होती है फ्रांस के साथ, तो जर्मनी और ऑस्ट्रिया इटली की मदद करेंगे। चेक कर लें, जर्मनी और ऑस्ट्रिया इटली की मदद करेंगे। ये वही ऑस्ट्रिया जो दुश्मन था, अब ये इटली का फ्रेंड बनने जा रहा है। ओके, फिर ट्रिपल अलायंस का दूसरा पार्ट देखते हैं। इफ दूसरा क्लास देखते हैं।
If one of the three powers was attacked by two or more powers, other would support it. चेक कर लें कि अगर इन तीनों में से इटली, ऑस्ट्रिया और जर्मनी, इनमें से कोई किसी पे भी किसी फॉरेन स्टेट ने आके अटैक किया तो बाकी जो दो होंगी वो एक दूसरे की मदद करेंगी। अब यहाँ पे एक नई चीज निकल आती है डिप्लोमेसी की, जरा टर्म्स देखिएगा। इट कवर्ड प्रोस्पेक्ट ऑफ वार बिटवीन ऑस्ट्रिया एंड फ्रांस एंड रशिया। कैसे? जब न्यूट्रलिटी की बात थी रशिया की और फ्रांस की, तो जब फ्रांस पे इस क्लास में ये देखते हैं कि जब ऑस्ट्रिया पे कोई भी अटैक करेगा, चाहे वो फ्रांस करेगा चाहे वो रशिया करेगा, तो जर्मनी ऑस्ट्रिया का साथ देगा और इटली भी ऑस्ट्रिया का साथ देगा। तो दूसरे लफ्जों में ये बात भी है, ये सिर्फ ये नहीं कि इटली पे अटैक होगा तो ये दो साथ देंगे। अब ये होगा कि इन दो में से किसी पे अटैक होता है, स्पेशली ऑस्ट्रिया पे, क्योंकि ऑस्ट्रिया के रशिया के साथ रिलेशन भी खराब थे और फ्रांस के साथ भी, देन इटली एंड जर्मनी विल सपोर्ट ऑस्ट्रिया। आगे देखते हैं। If one of three made war upon others, then other two member will be neutral. Yes. अगर ये तीनों इटली, ऑस्ट्रिया और जर्मनी ये किसी दूसरी स्टेट पे अटैक करते हैं तो बाकी दो न्यूट्रल रहेंगी। तो ये क्लास थी। तो अब ट्रिपल अलायंस भी हमने देख लिया। अब देखा हमने थ्री एम्परर लीग, हमने देखा डुअल अलायंस, हमने देखा ड्राई कैजर बॉन्ड, हमने देखा ट्रिपल अलायंस। ये जब होते हैं, आगे देखते हैं रिलेशंस विद ब्रिटेन। ये मजे की बात थी, ये यहाँ पे अलायंस में तो ब्रिटेन कहीं पे भी नहीं था, तो लेकिन इसके बावजूद बिस्मार्क ने ब्रिटेन के साथ फ्रेंडली रिलेशंस रखे, बहुत अच्छी टर्म्स पे रिलेशंस रखे, ठीक है ना। वो कभी भी इंग्लैंड की जो गुडविल है उसको अवॉइड नहीं करना चाहता था, उसको लूज नहीं करना चाहता था। अच्छा, और वो ये समझता था कि जो इंग्लैंड का लेवल है वही जर्मनी का लेवल है। वो इंग्लैंड को पूरे यूरोप में सिर्फ बिस्मार्क जो था इंग्लैंड को अपने लेवल का समझता था। यही वजह है कि जर्मनी ने नेवी भी नहीं बढ़ाई, क्योंकि ब्रिटेन नेवी जो थी वो सबसे ज्यादा थी, क्योंकि अगर नेवी बढ़ाता जर्मनी तो इट मींस कि वो डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट में आता ब्रिटेन के साथ। उसने अपनी नेवी भी नहीं बढ़ाई, और जो जर्मन कॉलोनीज हैं, क्योंकि ब्रिटेन कॉलोनीज बना रहा था तो जर्मनी ने इसको भी अवॉइड किया कि वो कॉलोनीज नहीं बनाएगा। क्यों नहीं बनाएगा? ताकि उसका क्लैश ना आए किसके साथ? ब्रिटेन के साथ। ओके, ही आल्सो वांटेड कंटिन्यूएशन ऑफ फ्रैंको ब्रिटेन रिवैलरी and any kind of alliance between Britain, Russia and France. अच्छा, ओके, उसके मुताबिक जो ब्रिटेन और फ्रांस के रिलेशंस हैं ये हर वक्त खराब रहे, ठीक है ना, इनका कोई अलायंस ना बने। और ये भी चाहता था कि अगर इनका अलायंस बनता है या फिर रशिया इनके साथ मिलकर तीनों अलायंस बनाते हैं तो वो एक थ्रेट होगा जर्मनी के लिए। क्यों थ्रेट होगा? लेट्स सी। ब्रिटेन जो है पूरी नेवी में जहां जहां पे भी है ये एक पावर है, जहां जहां पे भी जर्मन के साथ जर्मन इंटरेस्ट होंगे वहां पे थ्रेट करेगा ब्रिटेन। पहली रीजन ये। अगर फ्रांस इसके साथ इनका अलायंस बनता है तो फ्रांस जो है ये इसकी ईस्ट साइड से इसको थ्रेट था जर्मनी को। फिर अब इनके साथ रशिया मिलेगा तो वेस्ट साइड से भी, अब वेस्ट साइड से भी, ईस्ट साइड से भी, और इन द सीज भी, ठीक है ना, ओशंस भी, तो हर जगह पे तो थ्रेट है जर्मनी को। इट मीन कि जर्मनी विल बी आइसोलेट इफ द अलायंस बिटवीन रशिया, फ्रांस एंड ब्रिटेन इज पॉसिबल। अगर इनके दरमियान कोई अलायंस बनता है तो तब जर्मनी को आइसोलेशन का सामना करना पड़ेगा। तो ये एक रीजन थी। ओके, अब ब्रिटेन का मैंने बता दिया कि ब्रिटेन के साथ वो अच्छे रिलेशंस चाहता है बिस्मार्क। वो कभी भी जो ब्रिटेन ट्रस्ट है उसको खराब नहीं करता और ब्रिटेन के साथ डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट में भी नहीं आता। आगे देखते हैं। डिक्लाइन ऑफ बिस्मार्क सिस्टम।
1882 टू 1890। ये डिक्लाइन क्यों आता है बिस्मार्क के सिस्टम को, ये जरा देखते हैं। बिस्मार्क ने जो सिस्टम बनाया था, दूसरी स्टेट्स का सीक्रेट अलायंसेस बनाए थे ताकि जो जर्मन इंटरेस्ट हैं वो प्रोटेक्टेड रहें, जर्मन इंटरेस्ट जो हैं वो सेव रहें और गेन किया जाए जो उसकी पॉलिसी है उसमें से जो उसके ऑब्जेक्टिव्स थे। पहला जो हम देखते हैं कि जो इसको एक परेशानी का सामना होता है वो बल्गेरियन क्राइसिस है 1885 टू 1888। यहाँ पे ये जरा गौर से देखिएगा, वो कहता है अलेक्जेंडर ऑफ बेटनबर्ग ज़ार्स नेफ्यू बिकेम रूलर ऑफ बल्गेरिया। अब जो बल्गेरिया है ये आज़ाद हुआ था टर्किश एम्पायर से, इसका अब जो रूलर है वो रशिया का जो भतीजा है वो बनता है। नेफ्यू जो रशिया का जो किंग है उसका नेफ्यू बनता है, ठीक है ना, अलेक्जेंडर ऑफ बेटनबर्ग 1879 में। He planned good relations with Austria. Influence of Bulgarian nationalistic politicians. इस्तांबुल। ये जरा देखिएगा आगे ये हो क्या रहा है, ये डेवलपमेंट्स कौन कौन सी हो रही हैं। अब बल्गेरिया का बंदा है, किंग है, ठीक है ना, उसने ऑस्ट्रिया के साथ अच्छे रिलेशंस रखने की कोशिश की। द ग्रोइंग लिंक्स विद ऑस्ट्रिया, Alexander forced his Russian minister to resign and a plan of linking Bulgaria with Austria by railway. ये जो अलेक्जेंडर था, ठीक है ना, उसने अब क्या किया, अपने जो उसके रशियन थे मिनिस्टर उनको कहा कि आप रिजाइन कर जाओ और बल्गेरिया को उसने ऑस्ट्रिया के साथ मिलाने की कोशिश की। अब ये बल्गेरिया कहाँ पे है, ये यहाँ पे बल्गेरिया है जहाँ पे मेरी बॉल की टिप है, बॉल पॉइंट की पिन है। तो ये ऑस्ट्रिया है और ये रशिया है, तो ये ऑस्ट्रिया के साथ अब रेलवे के साथ कनेक्टेड होना चाह रहा है। यहाँ पे यही जगह है जहाँ पे बल्गेरिया है। ओके, एक वो ये कर रहा है। यूनियन ऑफ ईस्टर रूमेलिया, एक डेवलपमेंट एक और होती है। अब ये देखें कि बल्गेरिया के रिलेशंस किसके साथ, ऑस्ट्रिया के साथ अच्छे होने लग गए हैं। अब ये देखें यूनियन ऑफ ईस्टर रूमेलिया, रिवोल्ट इन ईस्टर रूमेलिया 1885 में होते हैं रिवोल्ट। अच्छा, दूसरी डेवलपमेंट है बिस्मार्क को जो थ्रेड कर रही है, उसकी जो डिक्लाइन है उसको इंडिकेट कर रही है, उनकी अब हम बात कर रहे हैं। लेड इन 1886 टू इट्स यूनियन विद बल्गेरिया फॉलोइंग अ ब्रीफ वॉर विद सर्बिया। अब बल्गेरिया के साथ ये दोबारा अलायंस बना लेते हैं। अब हो क्या रहा है, रूमेलिया जो है यूनियन ऑफ ईस्टर रूमेलिया, ये भी अब बल्गेरिया के साथ अलायंस बना रहे हैं। बल्गेरिया पहले ऑस्ट्रिया के साथ अच्छे रिलेशंस में है, उसके साथ अब नीचे जो दूसरी स्टेट्स हैं वो भी रूमेलिया की, वो भी अब बल्गेरिया के साथ अलायंस बना रही हैं। अच्छा, तो जब इनका अलायंस बनता है तो फिर इनकी लड़ाई हो जाती है सर्बिया से, क्योंकि सर्ब पीपल और हैं, स्लाव पीपल और हैं, बल्गेरियन और हैं, तो इनके आपस में लड़ाई होती है इनके एथनिक इश्यूज की वजह से और कॉमन इंटरेस्ट की वजह से, क्लैश ऑफ इंटरेस्ट की वजह से। अच्छा, तो इसको उसने रेजिस्ट किया बल्गेरिया ने। रशिया आल्सो अपोज टू इट बट ऑस्ट्रिया वांटेड टू टेक एडवांटेज ऑफ दिस सिचुएशन। अब जब ये आपस में लड़ाई होती है सर्बिया की बल्गेरिया के साथ, तो यहां पे अब ऑस्ट्रिया, बल्गेरिया और ये जो यूनियन बनती है ईस्टर रूमेलिया की, ये तीनों अब मिले हुए हैं। अच्छा, यहाँ पे बल्गेरिया की सर्बिया के साथ लड़ाई होती है बैलेंस ऑफ पावर को लेके, कुछ एथनिक इश्यूज को लेके और कुछ क्लैश ऑफ इंटरेस्ट को लेके। अच्छा, तो जैसे ही इनकी लड़ाई होती है तो रशिया इसकी मुखालफत करता है कि ये आपस में ना लड़ें, लेकिन जो ऑस्ट्रिया है वो चाहता है कि ये आपस में लड़ें और मैं इस चीज़ का फ़ायदा उठाऊं, क्योंकि उसके इंटरेस्ट जो थे ये इसी नीचे बाल्कन्स में थे, बाल्कन्स टेरिटरीज को हथियाने के। यहाँ पे क्या करते हैं रशियन जो हैं वो किंग को बल्गेरिया के किडनैप कर लेते हैं
और बाद में बहुत अरसे बाद रिटर्न करने, लेकिन उस वक्त तक जो फर्डिनेंड है, ठीक है ना, बट ही वॉज रिप्लेस्ड बाय फर्डिनेंड ऑफ सेक्स कोबर्ग, अ वन टाइम ऑस्ट्रियन ऑफिसर। ऑस्ट्रिया का ऑफिसर था, उसको अब किंग लगा दिया जाता है बल्गेरिया का। अब यहाँ पे देखें, रशिया अनेक्स उसको कर लेता है, किडनैप कर लेता है अलेक्जेंडर को, जो उसका नेफ्यू था रशियन किंग का, ठीक है ना। लेकिन बाद में वापस तो करता है, लेकिन उसकी जगह जो किंगशिप है वो ऑस्ट्रियन ऑफिसर जो था सेक्स कोबर्ग, उसको मिल जाते हैं, फर्डिनेंड को। अब फर्डिनेंड जो है ये बल्गेरिया का किंग है। आगे देखते हैं, फर्स्ट मेडिटेरेनियन एग्रीमेंट। अब इस तरह की सिचुएशन है बाल्कन्स के अंदर के दो तीन ग्रुप आपस में, सर्ब पीपल जो है उन्होंने अलायंस बनाया हुआ है, बल्गेरियन ने अलग बनाया हुआ है, ऑस्ट्रिया ने नजर रखी हुई है और रशिया ने भी नजर रखी हुई है। बेसिकली ये टर्किश एम्पायर की टेरिटरीज हैं, जिन पे अब इंटरेस्ट ये है कि हर स्टेट चाहती है कि ये जो स्टेट्स हैं इन पे या हमारा इन्फ्लुएंस रहे, ये हमारे मातहत रहें, या फिर इन टेरिटरीज को हम अपनी टेरिटरीज के साथ अनेक्स कर लें। अब फर्स्ट मेडिटेरेनियन एग्रीमेंट होता है मार्च 1887 में। ये क्या है? बिस्मार्क स्ट्रेंथन द जर्मनी पोजीशन बाय दिस एग्रीमेंट, कैसे? अगेंस्ट पॉसिबल फ्रैंको रशियन अलायंस। लेकिन बिस्मार्क को जो थ्रेट है वो यही है कि फ्रांस का रशिया के साथ किसी किस्म का कोई अलायंस ना बने। अच्छा, ये फिर क्या करते हैं एग्रीमेंट? इटली का, ऑस्ट्रिया का, ब्रिटेन का, वो कहता है कि ये एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करेंगे टू मेंटेन स्टेटस को इन मेडिटेरेनियन, कि मेडिटेरेनियन के जो भी इश्यूज हैं, कौन कौन सी स्टेट आपस में कोऑपरेट करेंगी? इटली, ऑस्ट्रिया और ब्रिटेन would cooperate to maintain status quo in Mediterranean. Britain fleets will protect Italy against French Navy and Italy will support her in Egypt. ओके, यहाँ पे देखें, क्योंकि फ्रांस को ट्यूनिस की वजह से इटली के साथ क्लैशेस थे। अब इटली दूसरे अलायंस में है, दूसरे उसमें है, तो इटली की, ब्रिटेन की और ऑस्ट्रिया की आपस में एग्रीमेंट होता है कि बाल्कन के अंदर, मेडिटेरेनियन के अंदर जो भी मैटर्स होंगे वो हम देखेंगे। और ये कि ब्रिटेन ने कहा कि अगर फ्रांस इटली पे अटैक करेगा तो आई विल सपोर्ट इटली, इन रिटर्न इटली विल सपोर्ट ब्रिटेन ऑन द क्वेश्चन ऑफ इजिप्ट, कि इजिप्ट पे अगर अटैक करेगा ब्रिटेन देन इटली विल सपोर्ट ब्रिटेन। तो ये वाला सीन है। यहाँ पे फर्स्ट मेडिटेरेनियन एग्रीमेंट हमने पढ़ लिया, उस सूरत हाल को हमने देखा, फिर दूसरी डेवलपमेंट जो होती है उसको देखा। रिन्यूअल ऑफ ट्रिपल अलायंस अब देख रहे हैं। 1887 में होता है, बिस्मार्क नीड्स इटालियन सपोर्ट इन एक्सचेंज ऑफ ग्रेटर कंसेशन विच वाज पोटेंशियली डेंजरस। यहां पे देखते हैं, ये जो ट्रीटी है ओरिजिन होती है, ये होती है 1882 में, रिन्यूड होती है 1882 में, पहले ये बनती है जो हम जिसको बोलते हैं ट्रिपल अलायंस, फिर 1887 में इसको दोबारा अपडेट करते हैं, रिन्यू करते हैं। जर्मनी विल सपोर्ट इटली अगेंस्ट फ्रांस इन ट्रिपोली एंड मोरक्को। ये जो जर्मनी है ये इटली को ट्रिपोली और मोरक्को, ठीक है ना, मोरक्को जो इलाका है आजकल का, वहां पे सपोर्ट करेगा। इटली अगर उन टेरिटरीज को एनेक्स करेगा देन जर्मनी विल सपोर्ट इटली। अच्छा, ये अब बेसिकली इंपीरियलिज्म, कॉलोनियलिज्म के क्लैशेस आ रहे हैं। अच्छा, अगली बात देखिए, अगला क्या होता है उसी रिन्यूअल ऑफ ट्रिपल अलायंस में, इन सेपरेट एग्रीमेंट ऑस्ट्रिया वाज इनकरेज्ड टू रिकॉग्नाइज इटालियन इंटरेस्ट्स इन बाल्कन ओनली टू चेक फ्रांस। लेकिन एक अलग एग्रीमेंट होता है जिसमें ऑस्ट्रिया को कहा जाता है कि वो इटालियन जो इंटरेस्ट है इन द बाल्कन, वो मोरक्केश वाले, ट्यूनिस वाले, वो सारे, ठीक है ना, ट्राइपोली वाले, तो वहां पे ऑस्ट्रिया सपोर्ट करे इटली को। क्यों सपोर्ट करे? ताकि जो फ्रांस के इंटरेस्ट है इन द मेडिटेरेनियन उसको डैमेज किया जा सके, उसको जख्मी किया जा सके, फ्रांस की जो पोजीशन है उसको कमजोर किया जा सके और फ्रांस को आइसोलेट किया जा सके। हो गया।
रिन्यूअल हो गया इसका ट्रिपल अलायंस का 1887 में। आगे आते हैं द री इंश्योरेंस ट्रीटी, ये भी 1887 में होता है। इफ आइदर जर्मनी और रशिया वेंट टू वार विद अदर पावर द सेकंड वुड बी न्यूट्रल, कि अगर जर्मनी और रशिया किसी दूसरी स्टेट पे अटैक करेंगे तो दूसरी जो स्टेट है वो न्यूट्रल रहेगी। लेकिन बट इफ रशिया अगेंस्ट ऑस्ट्रिया, अगर रशिया ऑस्ट्रिया पे अटैक करेगा तो जर्मनी जो है एंड जर्मनी अगेंस्ट फ्रांस, देन कंडीशन ऑफ न्यूट्रलिटी विल नॉट अप्लाई। चेक करें जरा, वो कहता है कि जर्मनी और रशिया, ठीक है ना, अगर इनकी किसी और के साथ लड़ाई होती है तो ये दोनों न्यूट्रल रहेंगे। अगर ये वार कर रहा है, वार में है, तो ये न्यूट्रल रहेगा, अगर ये कर रहा है तो देन ये न्यूट्रल रहेगा। लेकिन अगर ये मामला ऐसे होता है कि जर्मनी की लड़ाई फ्रांस के साथ होती है तो रशिया फ्रांस को सपोर्ट करेगा। चेक कर लें, रशिया न्यूट्रल नहीं रहेगा। और अगर रूस की रशिया की ऑस्ट्रिया के साथ लड़ाई होगी तो जर्मनी भी न्यूट्रल नहीं रहेगा, जर्मनी ऑस्ट्रिया को सपोर्ट करेगा। इस सूरत हाल में अगर वार होती है तो रशिया सपोर्ट करेगा फ्रांस को, अगर इनकी आपस में लड़ाई होती है ऑस्ट्रिया और रशिया की, देन जर्मनी विल सपोर्ट ऑस्ट्रिया। तो ये एक शिक थी इसकी, री इंश्योरेंस ट्रीटी उसको बोलते हैं। सेकंड मेडिटेरेनियन एग्रीमेंट बोलते हैं इसको, दिसंबर 1887 में दोबारा होता है। पहला जो हुआ फर्स्ट मेडिटेरेनियन एग्रीमेंट हमने देखा कि किसके साथ इनकी हुई, इटली, ऑस्ट्रिया और ब्रिटेन का आपस में एग्रीमेंट होता है। अच्छा ओके, अब हम देखते हैं सेकंड मेडिटेरेनियन एग्रीमेंट। अच्छा, ये एग्रीमेंट ब्रिटेन के साथ क्यों किया जाता है? ताकि अगर फ्रांस और रशिया का अलायंस बनता भी है तो उसको काउंटर कर लिया जाए। अच्छा, अब यहाँ पे क्या होता है, द री इंश्योरेंस ट्रीटी भी हमने देख ली। सेकंड मेडिटेरेनियन देखें जरा, बल्गेरियन सिलेक्शन ऑफ फर्डिनेंड। अब जो बल्गेरिया का जो किंग था फर्डिनेंड बन जाता है। क्यों? पहला जो किंग था उसको किडनैप कर लिया गया था। अनदर क्लैश बिटवीन रशिया एंड ऑस्ट्रिया। अब क्यों फर्डिनेंड? क्योंकि ऑफिसर था ऑस्ट्रिया का, पहले रिटायर्ड ऑफिसर था, ठीक है ना। तो अब लगा ऑस्ट्रिया को, रशिया को, कि ये तो ऑस्ट्रिया के जो इंटरेस्ट है उनको सपोर्ट करेगा। तो इस मैटर पे क्या होता है, बिस्मार्क वार्नड ऑस्ट्रिया दैट ही वुड नॉट हेल्प ऑस्ट्रिया on that position. Now he wanted a new agreement with Italy. Okay, and linked it with Austria, and Britain is resolving to support Turkey if necessary against Russia. चेक कर लें जरा, ये एग्रीमेंट किस तरह होता है कि बल्गेरियन सिलेक्शन जब फर्डिनेंड की होती है तो अब देखें बिस्मार्क क्या कह रहा है। ऑस्ट्रिया को कहता है कि इस मैटर पे हम आपकी हेल्प नहीं करेंगे इस पोजीशन पे, ठीक है ना। अब वो कहता है कि क्यों नहीं करेंगे। अब ये ब्लैकमेल कर रहा है ऑस्ट्रिया को कि अगर आप इटली के साथ अच्छे रिलेशंस रखते हो, ठीक है ना, ही वांटेड अ न्यू एग्रीमेंट विद इटली, कि अगर आप इटली के साथ, क्योंकि ऑस्ट्रिया और इटली की नहीं बनती थी, अगर आप इटली के साथ रिलेशंस रखोगे तो देन वी विल सपोर्ट यू, एंड लिंक्ड इट विद ऑस्ट्रिया एंड ब्रिटेन इज रिजॉल्विंग टू सपोर्ट टर्की। सही है। और इस सूरत हाल में हम देखते हैं कि जो ब्रिटेन है वो टर्किश पीपल को, टर्किश एम्पायर को सपोर्ट कर रहा है, ठीक है ना, रशिया के अगेंस्ट। लेकिन ऑस्ट्रिया जो है इसकी एक पोजीशन खराब होती है यहाँ पे, क्योंकि ऑस्ट्रिया को जो पॉसिबल सपोर्ट मिलती है जर्मनी की तरफ से मिलती है, लेकिन इस मैटर पे ऑस्ट्रिया को जर्मनी ने धमकी दी कि हम आपको सपोर्ट नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? या तो फिर आप हमारे साथ इटली वाले मैटर पे लचक दिखाएं, फ्लेक्सिबल हूँ, इटली के साथ अग्रीमेंट करें, या फिर हम आपको सपोर्ट नहीं करेंगे। तो मामला वही होता है कि इटली के साथ अग्रीमेंट हुआ जाता है, और इटली के साथ ये ट्रिपल अलायंस जो होता है ये इटली के साथ करते हैं। ये जरा देख लें, इटली के साथ ये 1887 में। ओके, अगला देखते हैं द ड्रॉपिंग ऑफ पायलट, के बिस्मार्क कैसे पीछे हट जाता है। 1888 Emperor William II replaced by Emperor William I. From 1888, Russia and Germany began to drift apart again.
and Russian links with France began to improve due to French loan and arms supply. 1890 personality clash, Bismarck resigned. ओके ये क्या सीन है यहाँ पे हम देखते हैं जरा। 1888 को जो एम्परर विलियम फर्स्ट था वो उसको रिप्लेस करता है सेकंड एम्परर विलियम सेकंड जो है, ये जो प्रिंस था ये बड़ा चवल किस्म का बंदा था, दूरंदेश नहीं था, शोबाजी दिखाता था, अकड़ू था, अकड़ थी इसमें। तो जैसे ही जो फर्स्ट है वो बुरा होता है तो उसकी जगह सेकंड लेता है उसका बेटा, ठीक है ना। तो उसी टाइम से रशिया और जर्मनी के रिलेशंस खराब होने लग जाते हैं। क्यों खराब होने लग जाते हैं? दो चीजें होती हैं यहाँ पे। एक ये कि रशिया को पैसों की जरूरत होती है। रशिया जब ये डिमांड करता है पैसों की जर्मनी से, तो जर्मनी का जो किंग है एम्परर विलियम सेकंड वो मना कर देता है। वो कहता है हम आपको लोन नहीं दे सकते, हम आपको सपोर्ट नहीं कर सकते। तो रशिया ये लोन लेता है फ्रांस से, क्योंकि फ्रांस उसको ऑफर देता है कि ये लोन हम आपको देंगे। और इसके साथ ही रशिया ने असला लेना स्टार्ट कर दिया, आर्म्स लेना स्टार्ट कर दिए, किससे? फ्रांस से। तो यही एक 2 साल 1888 में वो आता है और 1890 में बिस्मार्क रिजाइन कर जाता है, क्योंकि इन दोनों के जो आपस में आइडियाज हैं उनमें क्लैश था, पर्सनैलिटी क्लैश था, तो बिस्मार्क रिजाइन कर जाता है। अब 1890 के बाद हम देखते हैं कि जर्मन भी जो प्रेस्टाइज है उसको धचका लगता है, जर्मनी पीछे आना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है ना। यहाँ पे बिस्मार्क की कोटेशन है, वी जर्मन्स फेयर गॉड एंड नथिंग एल्स इन द वर्ल्ड, कि हम जो जर्मन लोग हैं सिर्फ खुदा से डरते हैं और किसी भी दुनिया में किसी भी चीज से नहीं डरते। ये जरा इसकी एवेल्युएशन देख लें। He transformed Europe into an armed camp. He isolated, humiliated France. 1894 Franco-Russian alliance. ये देखें कि उसने जो पूरा यूरोप है उसको आर्म कैंप में तब्दील कर दिया। अलायंसेस किस तरह के बनाए? ये सारे मिलिट्री अलायंसेस देखते हैं हम कि शुरू से ही जो पहला अलायंस बनता है एम्परर लीग, डुअल अलायंस, ड्राई कैजर बॉन्ड, ट्रिपल अलायंस, ठीक है ना। फिर के उसके बाद फर्स्ट मेडिटेरेनियन अग्रीमेंट, रिन्यूअल ऑफ ट्रिपल अलायंस, री इंश्योरेंस ट्रीटी और सेकंड मेडिटेरेनियन अग्रीमेंट। ये जितने भी अग्रीमेंट है सारे मिलिटरीली अग्रीमेंट है। इट मींस के उन्होंने आर्म जो कैंप हैं वो बना दिए, पीस की तरफ काम नहीं किया। और ये कि फ्रांस को आइसोलेट करता रहा, तो फ्रांस ने फिर आगे आके उसी चीज का बदला लिया। 1894 में जैसे ही एम्परर आता है, एम्परर कौन सा? विलियम सेकंड, तो उसके रशिया के साथ रिलेशन अच्छे नहीं रहते, तो रशिया किसकी तरफ झुकाव करता है? फ्रांस की तरफ। और सिर्फ 4 साल बाद 1890 से 1894 में आके वो रशिया जो है वो फ्रांस के साथ अलायंस बना लेता है। अच्छा इसी दौरान जर्मनी, रशिया और ऑस्ट्रिया अलायंस फुल ऑफ कंट्राडिक्शन। जर्मनी के, रशिया के और ऑस्ट्रिया के जो अलायंसेस थे इनमें कंट्राडिक्शन थी, ठीक है ना। एक जो ट्रस्ट डेफिसिट है वो भी था, और ये कि इनके सीक्रेट अलायंसेस थे एक दूसरे के साथ, मतलब एक उस पे वार करेगा दूसरा न्यूट्रल रहेगा, तो ऑस्ट्रिया पे अटैक करेगा रशिया तो जर्मनी न्यूट्रल नहीं रहेगा। मतलब इस तरह की एक इम्बिग्युइटी थी इन एग्रीमेंट्स में, अलायंसेस में। ऑस्ट्रियाज इंट्रोडक्शन टू बाल्कन्स बल्गेरियन क्राइसिस 1879, ऑस्ट्रियन रशियन ट्रीटी पब्लिश्ड, एंटी जर्मन सेंटीमेंट इन रशिया। ओके, अब ये क्या सीन है? ऑस्ट्रिया को बाल्कन में इंट्रोड्यूस करवाया जर्मनी ने। बल्गेरियन क्राइसिस हमने देखा होता है, बल्गेरिया का पहला किंग जो है वो ऑस्ट्रिया के साथ अच्छे रिलेशंस रखता है, तो रशिया उस किंग को किडनैप कर लेता है। जब दूसरा आता है तो वो प्योरली ऑफिसर था ऑस्ट्रिया का, रिटायर्ड ऑफिसर, ठीक है ना। तो इस तरह इनके जो रिलेशंस हैं वो डिटेरियोरेट होते हैं। तो फिर ये है कि रशिया के जो जर्मन पीपल है उनके खिलाफ एक सेंटीमेंट क्रिएट होता है कि जो जर्मन पीपल है दे ऑलवेज सपोर्ट ऑस्ट्रिया इंस्टेड ऑफ रशिया। बिस्मार्क सिक्योर्ड रशियन न्यूट्रलिटी इन केस ऑफ ऑस्ट्रियन अटैक ऑन जर्मनी।
कि ऑस्ट्रिया अगर जर्मनी पे अटैक करेगा तो कौन न्यूट्रल रहेगा? रशिया। एंड ऑस्ट्रियन न्यूट्रलिटी इन केस ऑफ रशियन अटैक, कि रशिया अगर अटैक करेगा जर्मनी पे तो ऑस्ट्रिया विल बी न्यूट्रल। एंड इटालियन असिस्टेंट इन केस ऑफ एनी वन अटैक, कि अगर इन दोनों में से रशिया या ऑस्ट्रिया में से कोई भी जर्मनी पे अटैक करेगा तो कौन, जो इटली है वो सपोर्ट करेगा जर्मनी को। बिस्मार्क वाज रिस्पॉन्सिबल ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, अलायंसेस, काउंटर अलायंसेस, ह्यूमिलिएटिंग फ्रांस। ये 3 फैक्टर्स थे, इसी वजह से हम कहते हैं कि जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर है उसका जो रिस्पॉन्सिबल है वो बिस्मार्क भी है, क्योंकि उसने अलायंसेस बनाए, सीक्रेट अलायंसेस थे, मिलिटरीली अलायंसेस थे, फिर उसके बदले में काउंटर अलायंसेस बने। फिर हम देखते हैं कि फ्रांस को हर वक्त उसने ह्यूमिलिएट किए रखा, आइसोलेट किए रखा। अच्छा, बिस्मार्क यूनाइटेड जर्मनी with blood and iron policy and then preserved its status quo with alliances system, के बिस्मार्क ने जर्मनी को यूनिफाई तो किया ब्लड एंड आयरन पॉलिसी के साथ, लेकिन बाद में इसका जो स्टेटस को था, इसकी जो लीडरशिप थी, ठीक है ना, इसकी एज अ सुपर पावर था, तो वो किस तरह ये प्रिजर्व रहा, ठीक है ना, बिस्मार्क ने इसको प्रिजर्व किया एज अ स्टेटस को के वो अलायंसेस सिस्टम के जरिए किया। तो ये था हमारा टॉपिक बिस्मार्क की फॉरेन पॉलिसी के ऊपर, उसके अलायंसेस के ऊपर। इसका जो हम अगला टॉपिक पढ़ेंगे वो होगा इसके काउंटर अलायंसेस, कि बिस्मार्क ने जिनके साथ अलायंसेस बनाए फिर उसके काउंटर में दूसरी स्टेट जैसे फ्रांस हो गया, ब्रिटेन हो गया, टर्की हो गया, तो उन्होंने अपने अलायंसेस किस तरह बनाए। तो ये था हमारा टॉपिक। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, अपना ख्याल रखिएगा।